हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड का जो थ्योरी है उसका हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं। वह एमसीक्यू जो है आपको जो आपको आईटीआई जो एग्ज़ाम है, आईटीआई एग्ज़ाम होता है जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, सीटीआई या सीआईटीएस का जो एग्ज़ाम इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंड इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम होता है जो इंस्ट्रक्टर की बहाली निकलती है पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो या आईटीआई में हो, जो इंस्ट्रक्टर की बहाली निकलती है वह जो एग्ज़ाम होता है उस सारे एग्ज़ामों में यह इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा, जिसको आपको प्रॉपर रूप से एनालाइज करके भी बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि यह एमसीक्यू कितने लाभदायक आपके लिए हो सकता है। तो पाइप वेल्डिंग जो है, पाइप वेल्डिंग वह कितने कौन कौन पोजीशन में होता है। तो पाइप वेल्डिंग होता है आपको पाइप वेल्डिंग 1G 2G, उसका 5G, उसका 6G, ठीक है। यानी 3-4 जो है यह आपको याद रखना है क्या कौन होता है। और प्लेट जो होता है 1G 2G 3G 4G, एक प्लेट का हो गया, ये प्लेट का हो गया और ये पाइप का हो गया, ये भी आपको याद रखना है। और दूसरी पहली एक बात है कि अपहिल वेल्डिंग में, अपहिल माने ऊपर की तरफ वेल्डिंग करना, तो उसमें आपको 5 mm से ऊपर का वाल थिकनेस। और डाउन हिल अगर हो जाएगा तो 3 से 4 mm, ठीक है। तो इस तरह से आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए आइए, ये देखिए, बीच ग्रुप्ड नंबर यूज्ड फॉर वेल्डिंग फिलर मेटल्स, यानी फिलर मेटल के लिए कौन सा ग्रुप का नंबर यूज होता है। देखिए, फिलर मेटल के लिए कौन सा ग्रुप का नंबर यूज होता है। तो फिलर मेटल का यह इलेक्ट्रोड का चैप्टर नहीं है, ये मेंटेनेंस वाला चैप्टर है। इसमें जो है आपको 3 चीज़ देखना होता है, एगो पी हो गया, एगो एफ हो गया, एगो ए हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान दे के इसको नोट कर लेना है कि यह जो टॉपिक है या जो क्वेश्चन है ये आते रहता है। तो पी जो है यह बेस मेटल के लिए बताता है, बेस मेटल के लिए, ठीक है। पी किसके लिए इंडिकेट करता है, तो पी करता है बेस मेटल को, ठीक है। पी जो क्या करता है, बेस मेटल के, ठीक है, क्लियर। और एफ जो है, एफ है वह फिलर मेटल के लिए होता है, एफ फिलर मेटल्स के लिए होता है, क्लियर। एफ किसके लिए होता है, फिलर मेटल्स के लिए। ए भी है, ए देखिए, ये जो है फिलर मेटल का केमिकल कंपोजिशन के लिए, फिलर मेटल के केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। तो फिर ये जो है यह किसके लिए है, फिलर मेटल का ही। अगर मान के चलिए इसमें ए भी रहता, ऑप्शन में ए नंबर भी रहता, तब आप क्या करते। तो ए नंबर जैसे कि एफ हो गया फिलर मेटल का, जैसे कि हो गया कोटिंग, क्लियर। फिलर मेटल क्या होता है, कोटिंग करना होता है, बनावट होता है, ठीक है। उसका यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में यह बताता है एफ से। और ए हो गया फिलर मेटल के केमिकल कंपोजिशन कौन कौन सा है। तो आपको अगर ए रहेगा फिर भी आप फिलर मेटल का ही ऑप्शन मारिएगा कि फिलर मेटल में कौन सा इंडिकेट किया जाता है। तो ए अगर ऑप्शन है तो ए बी ऑप्शन उसमें हो जाएगा, लेकिन याद रखना है केमिकल कंपोजिशन के लिए इसमें इसका यूज किया जाता है। और पी का मतलब हो गया बेस मेटल, क्लियर। पी का अगर दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ दे कि हाँ पी किसके लिए, बेस मेटल के लिए कौन सा नंबर मैंने इंडिकेट किया जाता है, तो आपको कौन सा हो जाएगा, पी हो जाएगा। बेस मेटल के लिए पी हो जाएगा, फिलर मेटल के लिए एफ हो जाएगा। एफ है आपको कोडिंग और यूज कैसे किया जाता है, और ए है, ए भी फिलर मेटल के लिए आएगा जो केमिकल कंपोजिशन का बारे में बताएगा। ओके, चलिए आइए, विच टाइप ऑफ रोलर्स यूज फ्लक्स कोड वायर। देखिए, यह जो है टॉपिक वह मिग वेल्डिंग का है। किसका है, मिग वेल्डिंग का, मिग GMAW, इसको क्या, या इसको मेग भी बोलते हैं, मेग। देखिए, इस तीनों नाम आपको दिख रहा है, ठीक है। इस टॉपिक का यह क्वेश्चन है। इसमें GMAW गैस मेटेलिक आर्क वेल्डिंग,
मिग वेल्डिंग हो गया, मेटेलिक इनर्ट गैस वेल्डिंग हो गया, गैस, और मेटेलिक आर्क गैस, ठीक है ना, सॉरी आर्क नहीं, एक्टिव, ऐसे एक्टिव गैस। तो इसमें आपको जब मिग वेल्डिंग में आप जानते हैं कि कंज्यूमेबल जो इलेक्ट्रोड यूज होता है, तार जैसा होता है जो रोल किया जाता है, उस रोल में रोल तार जो है इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में यूज होता है, जो फिलामेंटल का भी काम करता है। तो आपको वह कैसे एक मैकेनिज्म होता है इसका तार खींचने का, ठीक है, इस तरह का होता है। यहाँ पर आपको गोला सा तार ऐसे इसमें घुसाया जाता है और ये यहाँ बाहर आता है, टॉर्च में आता है, क्लियर, होल्डर में आता है। तो यह जब ये जो रोलर है, इस ये क्या है, रोलर है। आप देखे होंगे रोलर जब ये दोनों ये नचता है, ये नचेगा ऐसे ऐसे, तो अब यह आगे मुँह निकलता है। तो इसमें भी एक ग्रुप होता है, ग्रुप कटा होता है, जो आपको भी रोलर का भी ग्रुप होता है, यू होता है, और भी नर्ल होता है, ठीक है, नर्ल होता है। तो ये तीन तरह का इसमें ग्रुप आपको दिखाई देगा। क्या तरह का? 3 तरह का। इसमें ऑप्शन में केवल एक तरह का आपको है, नॉलेज में आ रहा है, अभी आएगा, लेकिन इसमें 3 तरह का होता है। अगर तीनों तरह से किसी तरह का क्वेश्चन आपको आ गया तो वह आपको टेकल हो जाना चाहिए। तो देखिए भी जो है, भी जो ग्रुप बनता है, भी रोलर बनता है, यह भी रोलर किसके लिए बनता है? तो भी बनता है आपको स्टील के लिए, स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील के लिए, और हार्ड वायर के लिए बनता है, हार्ड वायर के लिए यह बनता है। तो भी रोलर किसके लिए बनता है? तो स्टील हो गया और हार्ड वायर हो गया, क्लियर। अब आपको देखिए यू ग्रुप जो बनता है, वह यू ग्रुप बनता है एल्युमिनियम के लिए और सॉफ्ट वायर के लिए बनता है, क्लियर। किसके लिए? यू। याद रखना है आपको, अगर भी नल के लिए पूछा है तो केवल इतना ही पर आपको रुक नहीं जाना है, आपको थोड़ा सा इसके अंदर भी जाना है कि हाँ दूसरा क्वेश्चन भी तो आ सकता है। तो इसलिए भी जो है वह हार्ड के लिए, स्टील के वायर के लिए, यू जो है एल्युमिनियम और सॉफ्ट वायर के लिए, और भी नर्ल जो है ये जो है यह बनता है आपको फ्लक्स्ड कोर वायर के लिए, क्लियर। तो यह क्या क्या आपको जानकारी मिल गया कि यह मिग वेल्डिंग से है, ठीक है, टॉपिक, और यह इसी मैकेनिज्म का, यह रोलर का चर्चा किया जा रहा है। और इसमें जो ग्रुप कटा होता है वह ग्रुप जो है आपको 3 तरह का हुआ, तीनों का यूज आपको बता दिया गया। ओके, चलिए आइए, विच वेल्डिंग स्टील वूल इज यूज्ड, यानी स्टील वूल जो है कहाँ पर यूज किया जाता है। देखिए स्टील वूल जो है यह कहाँ पर यूज होता है, तो यह आपका जो टॉपिक है वह समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का है, SAW, इस टॉपिक का आपको यह क्वेश्चन है। तो स्टील वूल यूज कहाँ होता है? देखिए आपको पता है कि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जो है आर्क ढका हुआ रहता है, ठीक है, आर्क ढका हुआ रहता है। आपको इस तरह का हॉपर में ऐसे आता है, और यहाँ पर ऐसे वेल्डिंग होता है, और ये नोजल इस तरह का रहता है, ठीक है, और ये जो फ्लक्स है यहाँ पर गिरता रहता है, और ये ढका हुआ रहता है। आपको ये समझ में आने जब पढ़े होंगे कि समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, तो समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में ऊपर से नोजल फ्लक्स आता है और नोजल भी ऊपर से आता है। आपको इसमें फ्लैट पोजीशन में ही वेल्डिंग कर सकते हैं। कौन सा पोजीशन में? ओनली फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग आपको इसमें होता है समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में। समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में जब यह आर्क बनता है, मान के चलिए ये आपका यहाँ पर वेल्डिंग करना है, ठीक है, यहाँ पर वेल्डिंग करना है। तो वेल्डिंग करने के लिए आपको यहाँ पर रन ऑन और रन ऑफ, आइए रन ऑन प्लेट, ये हो गया रन ऑन प्लेट, आई रन ऑफ प्लेट, क्लियर। देखिए जब यहाँ पर इलेक्ट्रोड आएगा, ऊपर से वो ढका रहेगा, ठीक है, ढका रहेगा, तो कैसे पता चलेगा कि यह वेल्डिंग कहाँ से हो रहा है, क्लियर, या हो रहा है। अगर स्टार्टिंग हुआ तो यहाँ वेल्डिंग खराब भी हो सकता है, इसलिए इसमें क्या होता है कि रन ऑन प्लेट लगाया जाता है, यानी नीचे से एक सामने में एक प्लेट लगा दिया जाएगा, लास्ट में भी एक प्लेट लगा दिया जाता है, क्लियर। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से आपको आर्क बनना यहाँ से स्टार्ट होगा और आर्क यहाँ तक बनेगा, अब फिर बाद में इसको काट दिया जाएगा। अब देखिए यह जो ढका रहता है, मेन पॉइंट अब यहाँ आता है, यह ढका रहता है, तो यह ढके होने के कारण आर्क जो बनता है, आर्क चाहे स्टार्टिंग, यह पता चलता नहीं, यह आर्क कैसे स्टार्ट होगा। तो आप इसमें क्या करना है, क्या होता है कि यहाँ पर
इलेक्ट्रोड के नीचे, जब इलेक्ट्रोड के नीचे आपको स्टील उल रख दिया जाता है, 10 mm का होता है, इसका साइज भी याद रख लीजिएगा, 10 mm का जो है स्टील उल यहाँ पर रखा जाता है। या आपको आयरन पाउडर भी आ जाएगा, आयरन पाउडर का भी यूज होता है। अगर स्टील उल कह दिए, आयरन पाउडर कह दे तो फिर कंफ्यूज नहीं होना है, आयरन पाउडर का भी इसमें यूज होता है। आयरन पाउडर या स्टील उल यहाँ पर रख दिया जाता है। उसके बाद वहाँ इलेक्ट्रोड उस पर, जैसे कि आयरन पाउडर स्टील उल रख दिया और इलेक्ट्रोड इस पर टच कर दिए, टच करने के बाद फिर ऊपर से फ्लक्स भर जाता है, फ्लक्स भर गया, दिखाई नहीं दे रहा है अब क्या है, फ्लक्स इस पर टोटल फ्लक्स आ गया। अब फ्लक्स आने के बाद लाइन दिया जाता है, लाइन देते ही यह जो स्टील उल है वह पिघल गया, ठीक है, पिघल गया और आर्क बनना स्टार्ट हो गया। वह जो है इलेक्ट्रोड ऊपर नीचे नहीं होता है, एक बार जो आर्क बन गया ऊपर नीचे नहीं किया जाता है, क्योंकि वह एक मिनिमम जो लेंथ है जो 10 mm का है उतना ही वह मेंटेन करके यहाँ से यहाँ तक चलता है। तो इसलिए आर्क स्टार्ट करने के लिए, आर्क क्या करने के लिए, समर्ज आर्क वेल्डिंग में आर्क स्टार्ट करने के लिए आपको स्टील उल की ज़रूरत होती है और आयरन पाउडर की ज़रूरत होती है। क्लियर। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा, अब कहाँ पर उठाना है ये पता नहीं चलता है ना, इसलिए यहाँ आकर के आगे आया जाता है, तो फिर इसको काट के हटा देता है। तो आपको पूछ दिया जाए कि रन ऑफ प्लेट का क्या काम है या किस में अधिकतर यूज किया जाता है। ऐसे आप इसको रन ऑफ प्लेट जनरल वेल्डिंग में भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आर्क स्टार्टिंग करना और आर्क एंडिंग करना में डिफेक्ट आ जाता है, तो उसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अधिकतर यूज होता है। ओके, चलिए आइए, हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड एट इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस वाइल यूजिंग AC HF इन GTAW में यूज करते हैं जो AC HF का उपयोग करते समय इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के कितनी ऊष्मा स्थानांतरित होती है। देखिए ये तो पता चल गया कि यह GTAW का क्वेश्चन है, GTAW का क्वेश्चन है, यानी गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसमें कौन सा गैस यूज होता है, तो आर्गन गैस यूज होता है। क्या, कौन सा गैस, ऑर्गन गैस यूज किया जाता है। किस लिए, प्रोटेक्शन के लिए। जो फ्लक्स यूज इसमें नहीं होता है, फ्लक्स का यूज इसमें नहीं किया जाता है, इसमें गैस का यूज किया जाता है। अब देखिए GTAW में 3 तरह के जो आपको मशीन जो है 3 तरह के यूज किए जाते हैं। DCSP, DCRP, AC HF, 3 तरह का मशीन हो गया। 3 तरह का आपको इसमें सिस्टम करंट काम करता है। क्लियर। अब देखिए इसमें DCSP में DC स्ट्रेट पोलैरिटी हो गया, स्ट्रेट पोलैरिटी हो गया। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है, इलेक्ट्रोड निगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रोड निगेटिव होगा तो इसमें इलेक्ट्रोड पर कितना हीट होगा, इलेक्ट्रोड पर 30% हीट होगा और जॉब पर 70% हीट होगा। क्लियर। आप देख रहे हैं DCSP आने के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। DCSP में इलेक्ट्रोड निगेटिव होगा, इलेक्ट्रोड पर 30% और जॉब पर 70%। DCRP में इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रोड पर 70% हीट होगा और जॉब पर 30% हीट होगा, 30% हीट हो गया। क्लियर। अब यह है AC जो होता है, यह AC में इलेक्ट्रोड पर 50% और जॉब पर 50%, माने आधा इसमें हाफ आ जाता है। क्लियर। AC HF का मतलब होता है AC हाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर। AC हाई फ्रीक्वेंसी का क्या काम है, हाई फ्रीक्वेंसी जो है, आप जब टिग वेल्डिंग किया जाता है तो हाई फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी तीनों में यूज होता है, AC में नहीं होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। क्लियर। हाई फ्रीक्वेंसी मशीन इसमें भी रहती है, ये भी रहती है, ये भी रहती है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि जब आप टिग वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको मशीन जो इलेक्ट्रोड है वह आपको टच नहीं होता है मेटल में टच का, जैसे कि आर्क वेल्डिंग हम लोग करते हैं MMAW, तो उसमें क्या करते हैं, टच करते हैं तो आर्क बनता है। इसमें टच नहीं कराना है, बिना टच कराए ही वहाँ जाते ही हाई फ्रीक्वेंसी इस तरह का होता है जिससे कि बिना टच कराते ही आर्क बन जाता है। यानी वहाँ एक नज़दीक लाते हैं, नज़दीक लिया जाता है
इलेक्ट्रोड जैसे ही उसमें लेकिन टच होता नहीं है, टच होने से पहले ही आर्क बन जाता है। वह किसका कमाल है? वह कमाल है हाई फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी मशीन है, यह टीक वेल्डिंग में यूज होता है, क्योंकि अगर यह उसमें टच होकर आर्क बनेगा तो क्या होता है कि वो जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है उसका कुछ पार्ट जो है वेल्डिंग में इन हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, जिसके कारण वह डिफेक्टिव हो सकता है। तो इसलिए इसमें हाई फ्रीक्वेंसी लगा करके इस चीज़ को सोल्व आउट किया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए BCSP में 30%, जॉब पर 70%। हाँ, एक और बात है, इसमें जो है ऑक्साइड क्लीनिंग भी होता है। ऑक्साइड क्लीनिंग तो ऑक्साइड क्लीनिंग किस में होता है? देखिए, इसमें ऑक्साइड क्लीनिंग हो जाता है। इसमें क्या होता है कि ऑक्साइड क्लीनिंग हो जाता है, क्लीन। इसमें भी ऑक्साइड क्लीन होता है, यस, ऑक्साइड क्लीन। इसमें ऑक्साइड क्लीन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? देखिए, निगेटिव जो है, निगेटिव 30 इलेक्ट्रोड पर 30% है, तो यहाँ ऑक्साइड जो है उस पर परत आ जाता है, लेकिन क्लीन नहीं होता है। इसमें है कि यह 70% है तो वह क्लीन होते रहता है। यहाँ 50% है, एक बार ऑक्साइड आया, एक बार ऑक्साइड क्लीन हो गया, एक ऑक्साइड आया, एक बार ऑक्साइड क्लीन हो गया। यहाँ पर है कि ऑक्साइड जो है क्लीन होते रहता है, यहाँ पर ऑक्साइड क्लीन नहीं होता है। ओके, चलिए। हाँ, तो इसका आंसर कौन होगा? देख लिए, इसका आंसर 50% इलेक्ट्रोड पर और 50% वर्क पर। ओके, आइए, व्हाट इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ सॉफ्ट सोल्डरिंग? देखिए, सॉफ्ट सोल्डरिंग जो है, सोल्डरिंग आपको सोल्डरिंग देख रहे हैं, सोल्डरिंग दो प्रकार के होते हैं। सोल्डरिंग दो प्रकार के, एक हो गया सॉफ्ट सोल्डरिंग, एक हो गया हार्ड सोल्डरिंग, हार्ड सोल्डरिंग। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग में क्या होता है? टीन और लीड का उपयोग होता है। इसमें क्या होता है? टीन और लीड का उपयोग इसमें किया जाता है। इसमें किसका किया जाता है? टीन और लीड का उपयोग किया जाता है। और टीन और लीड, तो इसमें जो है आपका 420 से नीचे का उपयोग होता है, 420 डिग्री से नीचे, लोअर 420 डिग्री जो है इससे नीचे का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपको कहाँ पर आ जाएगा? एबव है 420, ओके, बिलो 220, ये भी नहीं होगा, बिलो 350, एबव 500। यानी इसमें इसका जो ऑप्शन के हिसाब से आपको एक परफेक्ट निकलेगा, या ये इस ऑप्शन को आप मार्क लेके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बिलो 350 दिया हुआ है। यहाँ पर 420 रहना चाहिए। 420 अगर होता है तो और बेटर होगा, लेकिन अगर यह है, आपको ये मारना ही है, तो आप इसको लेकर के चल सकते हैं, बिलो 350। देखिए, हार्ड सोल्डरिंग में होता है ब्रेजिंग, और ये होता है सिल्वर ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में क्या होता है? ब्रेजिंग में आपको कॉपर, जिंक और टीन। ब्रेजिंग में क्या होगा? कॉपर, जिंक और टीन का उपयोग किया जाता है। आपको ये रखना है कि सोल्डर में टीन और लीड, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सोल्डर में टीन और लीड, और ब्रेजिंग में कॉपर, जिंक और टीन का उपयोग किया जाता है। यहाँ इसका जो है 420 से 850 के एवरेज में इसका टेम्परेचर रहता है। क्लियर? तो और इसमें है ये ब्रेजिंग में कॉपर, जिंक और टीन। इस तरह से आपको यह पता चल गया कि हाँ, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग में क्या क्या उपयोग किया जाता है, उसका टेम्परेचर कितना रहता है। इसलिए सोल्डरिंग का ही नहीं, आपको ब्रेजिंग का भी इसमें आपको पता चल गया है। ओके,
आइए, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स, एक्स भाग का क्या नाम है। जैसे कि यह जो है यह इसको क्या नाम है, अभी हम लोग पता किए थे, अभी बताए थे, यही है रोलर, ठीक है। ये किसका क्या नाम है, रोलर नाम है, वायर फीड रोलर, वायर फीड रोलर, क्लियर। वायर फीड रोलर यानी वायर को फीड करता है, ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, यहाँ से यह ला करके इसमें आकर के आपको टॉर्च पर जाता है, तो वायर फीड रोलर हो गया। ये आपको यह जो है इसके बारे में, अगर इसके बारे में पूछ दिया और इसके बारे में पूछेगा, यह गियर हो गया, यह गियर हो गया, ठीक है, यह गियर हो गया। ये सेंटर लाइन इसको बोलते हैं, इसको सेंटर लाइन बोलते हैं, सेंटर लाइन। ये एडजस्टिंग स्क्रू हो गया, ये जो है एडजस्टिंग स्क्रू हो गया। इसी को स्क्रू को कस करके इसकी जो है दबाव को थोड़ा हल्का या ज़्यादा किया जाता है। ये चपेगा ना, ऐसे चपेगा तभी तो इसको खींच के ले जाएगा, तो इसी स्क्रू से इसको किया जाता है। ये टोटल को आपको गियर बॉक्स को बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, गियर बॉक्स। तो आप यह किस चीज़ का यह मैकेनिज्म है, तो आप देख लीजिए किस चीज़ का है, तो यह मीग का है, मैग GMAW का यह मैकेनिज्म है। और इसमें आपको रोलर जो है वायर फीड रोलर हो गया, यहाँ गियर हो गया, ये गियर हो गया। ये तो कम से 2 3 4 तो आप याद ही रखिए इसमें, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आता ही है। गियर हो गया, एडजस्टिंग स्क्रू हो गया, गियर बॉक्स हो गया, सेंटर लाइन हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, आइए, व्हाट क्रिस्टल रॉड इज यूज इन लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग में कौन सा क्रिस्टल रॉड उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें है ना, इसमें इस तरह का यहाँ पर करंट आता है, ठीक है, लेजर में। यहाँ पर एक रहता है, यहाँ पर इसी में लपेटा रहता है, ये जो तार देख रहे हैं, यह इसी में, ये जो है रॉड है, इसी रॉड में लपेटा हुआ रहता है, क्लियर। और इसके बाद यहाँ से लेजर निकलता है, यहाँ से लेजर निकल के यहाँ पर वेल्डिंग होता है। तो यह लेजर जो है, यह जो रॉड जो है आपको रूबी का बना होता है। लेजर बीम वेल्डिंग में यह जो है रूबी का बना होता है। बस याद रखना है कि रूबी का बना होता है लेजर बीम वेल्डिंग में यह रॉड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइए, व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट बीट एंड डिस्कार्ड इलेक्ट्रोड। एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बीट का क्या नाम है। देखिए ये इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड हो गया, क्लियर। अब इलेक्ट्रोड का कहता है कि अंतिम जिसको हम फेंक देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, अंतिम बीट जो होता है उसका क्या नाम है। यहाँ से लेकर के इतना दूर तक, ये इतना हम इसको फेंक देते हैं, जो होता है 40 से 50 mm, क्लियर। जब वेल्डिंग करते करते आपको यह इतना तक यूज करना है, इतना आपको फेंक देना है। क्यों कि जिसे ज़्यादा नहीं करना है, जैसे 40 से 50 mm से ज़्यादा नहीं फेंकना है। कोई आधा वेल्डिंग करता है, इलेक्ट्रोड फेंक दिया, तो इस तरह से नहीं, आपको यहाँ तक आपको लेके आना है, और ज़्यादा ही इसको तक यहाँ तक नहीं सटा देना है। क्यों नहीं सटाना है, क्योंकि होल्डर जो है आपको डैमेज हो सकता है, क्लियर। होल्डर, क्योंकि आर्क यहाँ नज़दीक बनेगा, होल्डर यहीं पर रहता है ना, इसको क्लैंप किया हुआ, तो यह होल्डर डैमेज कर सकता है होल्डर को। तो इसीलिए आपको यहाँ तक वेल्डिंग, इसको वेल्डिंग करके और इसको आपको फेंक देना है। तो यह जो फेंकते हैं इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये भी आपको पूछ देता है, ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रोड को हम फेंक देते हैं, यानी डिस्कार्ड कर देते हैं। तो वह आपको हो गया 40 से 50 mm। और इसी जो फेंकते हैं इसका नाम हो गया आपको स्टब इंड। क्या नाम हो गया, स्टब इंड, क्लियर। इस जो लंबाई, जो इलेक्ट्रोड का लंबाई जो होता है वह दो टाइप का होता है, 350 mm का होता है और 450 mm का, ठीक है। इसका जो साइज होता है, इसका जो साइज किससे मापा जाता है, तो इसके फिलर रॉड के डायमीटर से आपका देखिए 2.5, 2.5, 3.15, 4, 5, 6, तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रोड का साइज होता है। 2.5 का mm में इसका साइज होता है, क्लियर। तो इस तरह से आपको एक
2 5, हाँ 2 5 से ही 1 5 का भी शायद होता है। क्लियर। तो इस तरह से आपका यह साइज़, तो साइज़ किससे मापा जाता है, तो यह 4 वायर के डायामीटर से। इसकी लंबाई कितनी होती है, 350 से 550। यह स्टब इंड है, स्टब इंड को कितना लंबाई होता है, 40 से 50 mm। ओके चलिए, आइए। व्हाट हैपन बेंच वाइस इज ओवर टाइट, माने बेंच वाइस को ज़्यादा अगर टाइट कर दीजिएगा, ज़्यादा टाइट कर, बेंच वाइस जो है ना ज़्यादा टाइट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो बेंच वाइस को ज़्यादा टाइट कर देने से उसका क्या हो जाएगा, स्पेंडिल डैमेज हो जाएगा। डैमेज क्या हो जाएगा, स्पेंडिल में क्या होता है कि जिसको कसते हैं, ठीक है, अंदर में स्पेंडिल जो है उसको, स्पेंडिल जो इस तरह का छड़ टाइप का होता है जिसमें गुना कसा हुआ होता है, अगर ज़्यादा कसिएगा तो उसका गुना क्या होता है, डैमेज हो जाता है। क्लियर। अब बेंच वाइस जो है इस तरह से बेंच वाइस जो होता है, ऐसे जॉ होता है, जॉ है जॉ, तो यहाँ स्पेंडिल लगा होता है, तो ये स्पेंडिल को आपको हैंडल लगा होता है, हैंडल से इसको कसना होता है और इसमें गुना होता है, ठीक है, थ्रेड होता है। तो इसको अगर आप कसते हैं तो यह थ्रेड क्या हो जाएगा, यह खराब हो जाएगा, तो यह स्पेंडिल डैमेज हो जाएगा। इसमें जो आप जॉब बांधते हैं, इसमें जॉब बांधते हैं जब फाइलिंग करने के लिए, तो 10 mm ही बाहर होना चाहिए जॉब। अगर 10 mm बाहर ऊपर करके तब ये जॉब को फाइलिंग किया जाता है। आपको यह भी पूछ दिया जाएगा कि कितना यह हाइट पर जॉब को बांधा जाता है जिससे कि उसमें फाइलिंग सही से किया जा सके। अगर इसका हाइट जो है, हाइट जो आपको पूछेगा कि हाँ इसका जो बेंच वाइस जो लगा रहता है उसका हाइट क्या है, तो हाइट जो है ऐसे करके मापा जाता है, ऐसे इस तरह से आपको यहाँ तक, अगर इसका जो हाइट जो है, ये जो हाइट है, यह हाइट यहाँ टच कर रहा है तब वह आपके लायक सही है। अगर यह हाइट नहीं टच कर रहा है, अगर ऊंचा हो रहा है, ठीक है, तो आपको नीचे में कुछ बिछा करके तब उस पर कुछ रख करके तब उस पर फाइलिंग करने की ज़रूरत है या कटिंग करने की ज़रूरत है। अगर तो नहीं तो फिर दूसरा देखिए कि हाँ जो आपका यहाँ केहूनी तक सट रहा है उसी फाइलिंग, उसी बेंच वाइस पे आप काम करने के लिए सही है और सुविधा भी होगा। अगर उस हाइट से अगर ज़्यादा, उस हाइट से कम में अगर काम करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। क्लियर। चलिए आइए, व्हाट इज कॉल्ड एज करेंट, करेंट किसे कहते हैं, ठीक है, करेंट किसे कहते हैं, जैसे कि ये मशीन हो गया, यहाँ आपको जॉब हो गया, होल्डर से इसमें आएगा, तो करेंट आता है तो उसी पर ही हम इसको यूज करते हैं। करेंट आता है तो करेंट किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को करंट बोलते हैं। करंट का क्या हो जाएगा आपको, एम्पियर, मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ए से इसको डिकोड किया जाता है एम्पियर। और इसका जो मापने का जो मशीन है ए मीटर, क्या होता है, ए मीटर, तो ए मीटर से इसको करंट को मापा जाता है। करंट जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑलवेज किस तरह बहता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ऑलवेज जो है करंट बहता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ये आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन जो बहता है, इलेक्ट्रॉन जो मोशन करता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। और डीसी अगर वेल्डिंग की बात करें, डीसी करंट की बात करें, तो यह जो है पॉजिटिव से निगेटिव कन्वेंशनल थ्योरी, पॉजिटिव से निगेटिव कन्वेंशनल थ्योरी याद रखना है। कन्वेंशनल थ्योरी से पूछ दिया तो वह पॉजिटिव से निगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी से पूछ दिया, डीसी का इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहती है। क्लियर। आपको 3 बातें आ गई समझ में कि डीसी का पॉजिटिव से निगेटिव कौन सा होता है, कन्वेंशनल थ्योरी, ये आपको रखना है। कन्वेंशनल थ्योरी में पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी में निगेटिव से पॉजिटिव, और ऑलवेज अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज जो है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बहता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को आपको करंट कहा जाता है। चलिए विच टाइप ऑफ वेल्डिंग यूज फॉर वेल्डिंग फेरस मेटल एंड एल्युमिनियम थिन शीट। देखिए फेरस मेटल के लिए और एल्युमिनियम थिन शीट के लिए आपको यूज जो होता है, आप यहाँ देख लीजिए, टीग है, SMA है, SMA मिग वेल्डिंग। तो यह जो है इसमें आपको फेरस और एल्युमिनियम के लिए आपको जो फिट होता है वो टिग वेल्डिंग का
ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। टिक वेल्डिंग में आप जानते हैं, टिक वेल्डिंग में इनर्ट गैस का यूज होता है, और वह कौन सा गैस होता है, आर्गन गैस का यूज करते हैं। ओके, इसी में हाई फ्रीक्वेंसी जो बात किए थे हम लोग, हाई फ्रीक्वेंसी इसी में लगाया जाता है। देखिए, बीच कलर ऑफ वेल्डिंग ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कैसा होता है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर जो है आपको कैसा होगा? ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर ब्लैक होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर ब्लैक होता है। आपको मैरून हो गया, तो मैरून किसका हो जाएगा? मैरून एसिटिन सिलेंडर का क्या होगा? मैरून हो जाएगा। और रेड आपको एयर का ब्लू, रेड ध्यान में नहीं आ रहा है, बट दो मैरून और ब्लैक, इसका आपको थ्रेड कौन सा होगा? इसका जो ब्लैक कलर है, इसका थ्रेड कौन सा होगा? राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा? तो इसमें राइट हैंड होगा, और इसमें एसिटिलीन में लेफ्ट हैंड होगा। थ्रेड भी याद कर लेना है कि हम मैरून जो है एसिटिलीन में होता है, ब्लैक जो है ऑक्सीजन में होता है, इसमें राइट हैंड हो गया, इसमें लेफ्ट हैंड हो गया। ओके, Which type of preheating done only at the portion be welded? वेल्ड किए जाने वाले भाग पर कौन सी प्रीहीटिंग की जाती है? देखिए, प्रीहीटिंग जो है 3 तरह का होता है। ठीक है, प्रीहीटिंग 3 तरह की होती है। आपको हो जाएगा फुल प्रीहीटिंग, लोकल प्रीहीटिंग, इनडायरेक्ट प्रीहीटिंग। 3 तरह के प्रीहीटिंग होते हैं। क्लियर? कौन कौन? तो इनडायरेक्ट, लोकल और फुल प्रीहीटिंग। फुल प्रीहीटिंग का मतलब होता है कि आपको पूरे जॉब को एक फर्नेस में आपको उसमें डाल दिया जाता है, यह प्रीहीट हो जाता है। फुल प्रीहीटिंग हो गया। आपको इनडायरेक्ट प्रीहीटिंग जो है, इनडायरेक्ट प्रीहीटिंग, जैसे देखिए ये हम वेल्डिंग, यहाँ पर क्रैक है, ठीक है, यहाँ पर क्रैक है, तो हमको क्रैक है तो यहाँ पर हमको वेल्डिंग करना है। जो कास्ट आयरन का जो पाइप होता है, तो जो मेटल होता है, इसमें हम लोग इस तरह का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमको वेल्डिंग करना है, तो यहाँ हम प्रीहीटिंग करते हैं, यहाँ प्रीहीटिंग करेंगे और यहाँ हम वेल्डिंग कर देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट, यानी यहाँ पर प्रीहीटिंग किए और यहाँ वेल्डिंग किए। ओके, तो यह इनडायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट अब हो गया यह लोकल प्रीहीटिंग। तो लोकल प्रीहीटिंग क्या हो गया कि हमको जहाँ पर वेल्डिंग करना है, जैसे कि यहाँ पर क्रैक है, तो यहीं पे हमको प्रीहीटिंग कर देते हैं। यहीं पे क्या करते हैं? प्रीहीटिंग कर देते हैं। तो उस प्रीहीटिंग को क्या बोलते हैं? इस प्रीहीटिंग को बोलेंगे जहाँ पर वेल्डिंग करना है, वहीं पर जहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर वेल्डिंग करना है, वेल्ड किए जाने वाले भाग पर जो वेल्ड किए जाने वाले भाग पर यहाँ पर जो हम प्रीहीटिंग करेंगे, तो इसको बोलेंगे लोकल प्रीहीटिंग। इसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट प्रीहीटिंग। इसको क्या बोलेंगे? तो फुल प्रीहीटिंग। ओके, चलिए आइए, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द पाइप यूज पेट्रोकेमिकल सेक्टर? देखिए, पेट्रोकेमिकल सेक्टर होगा, उसमें आपको पाइप का क्या यूज होता है? पाइप का इसमें पेट्रोकेमिकल जिसमें है, जो इंडस्ट्री है, उसमें पाइप का क्या यूज होगा बताइए? तो ट्रांसपोर्ट मेटल धोने के लिए तो पाइप यूज होगा नहीं। मेटल धोने के लिए पेट्रोकेमिकल किसको बोलते हैं? जो ऑयल पेट्रोल जो है, पेट्रोल का जो काम होता है, गैस का काम होता है, उसमें आपको इसमें यूज किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट स्क्रैप तो पाइप से नहीं ढोएगा। ट्रांसपोर्ट सैंड, पाइप से तो सैंड, बालू तो नहीं ढोएगा। क्लियर? तो क्या ढोएगा? ट्रांसपोर्ट गैस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए केमिकल सेक्टर में आपको पाइप का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए आइए, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ कंडक्ट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब? अच्छा, देखिए, जॉब को जब टेस्ट करते हैं तो उसमें भी तीन तरह से टेस्ट किया जाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ठीक है, ये मेन 3 है। क्लियर? यह मेन 3 है, उसी का यह पार्ट है। लेकिन उसको भी जब यह आ जाता है, जैसे यहाँ पर ये तीनों आ गया, तो फिर इसका
काम खत्म हो जाता है। अगर ये इसमें से आपको विजुअल इंस्पेक्शन है, अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ये टेस्ट नहीं रहता, ये वाला नहीं रहता, ये रहता तो फिर इसका वैल्यू होता, लेकिन अभी इसका वैल्यू नहीं होगा। अभी आपको यही तीन टेस्ट होता है, यानी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट क्या होता है, जिसमें मेटल बर्बाद हो जाता है, जैसे कि उसको हम तोड़ते हैं, क्लियर, तोड़ करके फिर उसको हम चेक करते हैं, तो तब कौन सा टेस्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो जाएगा, क्लियर। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में होता है कि मेटल अगर हमको बट टी ज्वाइंट है, टी ज्वाइंट को जो वेल्डिंग की है उसको हमको चेक करना है, तो थोड़ा सा उसको बीच में से हम काटेंगे, थोड़ा सा काटेंगे थोड़ा सा काट करके उसको हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे, और फिर उसको तो टूटा नहीं टोटल, यानी पूरा जॉब टूटा नहीं, तोड़ना नहीं है, थोड़ा सा काटना है, उसमें से बेल्ट जहाँ पर किया हुआ है उसको हम काटेंगे और उसमें हम चेक कर लेंगे। तो ये हो जाएगा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, क्लियर। अब सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्या है, सॉरी नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट नहीं, देखिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग विजुअल देख करके उसमें कुछ करते नहीं हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम कुछ नहीं करते हैं, उसको केवल विजुअल देखते हैं, मशीन से उसको चेक कर ले, जैसे एक्सरे हो गया, विजुअल हम देखते हैं, स्पेटर हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हो जाता है। सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में थोड़ा सा काटा जाता है। सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्या होता है कि थोड़ा सा काट करके हम उसको देख लिए, पूरा जॉब को हम भंग नहीं करते हैं, उसको ख़त्म नहीं करते हैं। तो आपको तीन तरह का टेस्ट हो गया, तीनों टेस्ट में आपको पता चल गया होगा। डिस्ट्रक्टिव में जॉब समाप्त हो जाता है, क्लियर। सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में जॉब समाप्त नहीं होता है, थोड़ा सा उस पर क्षति होती है, थोड़ी सी क्षति होती है, जॉब समाप्त नहीं होता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में जॉब को कुछ भी क्षति नहीं होता है, हम लोग ऊपर देख लेते हैं या मशीन से चेक कर लेते हैं, उसमें कुछ भी क्षति नहीं होता है। तो आप देखिए विदाउट डिस्ट्रॉय माने बिना डिस्ट्रॉय किए हुए माने बिना विनाश किए हुए आपको कौन सा टेस्ट करना होगा, कर सकते हैं। तो बिना विनाश किए हुए आपको कौन सा होगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव। यह इसमें कोई भी विनाश किया नहीं जाता है, ओके। इसमें विनाश हो जाता है टोटल के टोटल, इसमें आधा विनाश होता है। सेमी डिस्ट्रक्टिव में आधा विनाश, इसमें पूरा विनाश, इसमें विनाश नहीं होता है, ओके। आइए, व्हाट इज यूज कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है। इसमें कैल्शियम कितना होता है, कैल्शियम हो गया आपको 67%, 33% कार्बन, नहीं कैल्शियम 62.5%, कैल्शियम 62.5%, ये हो जाएगा आपको 37.5% कार्बन। कैल्शियम कार्बाइड में क्या होगा, कैल्शियम कार्बाइड में आपको कैल्शियम 62.5% और कार्बन 37.5%, ये याद रखना है। CaC2 इसका केमिकल नेम होता है। और इसका काम क्या होता है, तो इसका काम हम लोग कैल्शियम कार्बाइड पढ़े थे, उसमें क्या काम है, तो काम है इसका प्रोड्यूस एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ओके। चलिए आइए, बीच पाइप वेल्डिंग पोजीशन, ऑल पाइप एक्सिस परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर ऑफ ग्राउंड, माने ग्राउंड के परपेंडिकुलर जो है बेल्ट एक्सिस होता है। तो आप देखिए ये पाइप हो गया, यहाँ पर हमको वेल्डिंग करना है, ठीक है। यहाँ पर वेल्डिंग करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1G होता है, 2G होता है पाइप में, 5G होता है और 6G होता है, ठीक है। पाइप का जो 4 पोजीशन होता है उसमें आप देख लीजिए 1G, 2G, 5G, 6G। तो 1G हो गया, तो 1G में यह रोल होता है, रोल हो गया, घूमता रहता है, क्लियर, घूमता रहता है। तो यह जो इसका जो वेल्डिंग जो आपको एक्सिस है, वेल्डिंग एक्सिस है परपेंडिकुलर, यानी ज़मीन के इस तरह की ज़मीन है, ग्राउंड है, ग्राउंड का इसके सिस्टम में आपको
इसका वेल्डिंग एक्सिस रहना चाहिए। लेकिन यह क्या है, ग्राउंड के वर्टिकल यह वेल्डिंग एक्सिस हो रहा है। वेल्डिंग एक्सिस जो है क्या है, वेल्ड एक्सिस वह ग्राउंड के वर्टिकल में है, परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब बताइए कि परपेंडिकुलर किस में होगा। अब 2G है, 2G है तो 2G में देखिए, 2G में इस तरह का खड़ा पाइप होता है, पाइप खड़ा होता है, ठीक है, पाइप खड़ा होता है और यहाँ पर हमको वेल्डिंग करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको आप घूम घूम के आप वेल्डिंग कीजिए। अब 5G में होता है 5G में इस तरह का ही है, यहाँ पर वेल्डिंग करना है, लेकिन यहाँ पर फिक्स होता है ये आपको पाइप 5G में यह पाइप फिक्स होगा, क्लियर। यहाँ पर ये रोल होगा, यहाँ पर ये भी फिक्स होता है, ठीक है, ये भी फिक्स होता है। वेल्डर जो है चारों तरफ घूम के इसको वेल्डिंग करता है, पाइप खड़ा रहता है और वेल्डर चारों तरफ घूम के वेल्डिंग करता है। इसमें क्या है कि यह फिक्स रहता है, वेल्डर जो है चारों तरफ माने नीचे से होते हुए, ऐसे होते हुए, ऊपर से होते हुए सारा वेल्डिंग करता है। तो इसमें भी देखिए वेल्डिंग एक्सिस कहाँ होगा, तो इसमें भी आपको वर्टिकल हो जाएगा। इसमें क्या होता है, तो इसमें 6G में इंक्लाइंड होता है, इस तरह के 45 डिग्री पर देखिए ऐसे 45 डिग्री पर इंक्लाइंड होता है और यहाँ पर हमको वेल्डिंग करना है। ये भी फिक्स होता है, वेल्डर जो है घूम कर इसमें वेल्डिंग करता है। तो इसमें भी आपको परपेंडिकुलर नहीं हुआ। लेकिन इसमें देखिए, इसमें आपको जो वेल्डिंग एक्सिस है वो ज़मीन हो गया, ग्राउंड हो गया, और ये भी इसका जो है ये इस तरह का एक्सिस हो गया। तो एक्सिस हो गया तो आपको कौन सा में जो है ग्राउंड के पैरेलल इसका एक्सिस जाता है, वेल्ड एक्सिस जाता है, तो कौन सा हो जाए पोजीशन हो जाएगा, तो 2G में जाता है, क्लियर। 1G आप समझ गए होंगे। 1G में केवल फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग होता है, फ्लैट पोजीशन में, क्योंकि वेल्डर जो है इस तरह के वेल्डिंग करता है, पाइप जो है घूमते रहता है, पाइप जो है क्या होता है, घूमते रहता है और वेल्डर अपना वेल्डिंग करते रहता है। तो कौन सा पोजीशन में हो गया वेल्डिंग है, फ्लैट पोजीशन में। आप इसमें देखिए, इसमें है कि वेल्डर जो है ऐसे घूम के वेल्डिंग करता है, ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल हो गया। कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो जाएगा इसमें, क्योंकि इस तरह के आपको घूम के वेल्डिंग करना है। तो 2G कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये याद रखना है। 5G में वेल्डर जो है पूरे में घूम के करता है। तो अब बताइए, ऊपर से करेगा तो फ्लैट हो जाएगा, इधर से वर्टिकल हो जाएगा, यानी इस तरह से सारा जो ऑल पोजीशन जो है इसमें यूज हो जाता है, क्लियर। नहीं वर्टिकल नहीं, या फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, फ्लैट, वर्टिकल, फिर ओवरहेड, इस तरह का इसमें यूज हो जाएगा। इसमें भी ऑल पोजीशन यूज हो जाता है, ओके। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2G। 2G में क्या होता है कि पाइप का जो एक्सिस है, वेल्ड एक्सिस है, वह परपेंडिकुलर रहता है। व्हाट इज अ नेम टेस्ट शो इन द फिगर। अच्छा, इसका फिगर आपके पास नहीं आया क्या? अच्छा, फिगर नहीं आया तो हम आपको फिगर बना देते हैं। इस तरह का फिगर है, इस तरह का, ठीक है, इस तरह का फिगर होगा। यहाँ पर जॉब रखा जाता है, ठीक है, ऊपर से दबाव देके इसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यह जो है 180 डिग्री पर नीचे मुँहे घूम जाता है, जो है ना, यह नीचे मुँहे 180 डिग्री पर, ये 180 डिग्री का रहता है, ठीक है, और यह इस तरह के दबाव से नीचे आ जाता है। तो यह कौन सा होगा, गाइडेड बेंड टेस्ट होता है। इस तरह का आप देख लीजिएगा कि उसमें किताब में भी है, फिगर इस तरह का आएगा। इसको देखिए, विच प्रोसेस यूज इंक्रीज द टफनेस एंड मिनिमाइज ब्रिटल, ठीक है। तो इसको मेटल को टफनेस बढ़ाना है, और ब्रिटलनेस जो है उसको कम करना है। तो टफनेस बढ़ाना है, ब्रिटलनेस कम करना है, तो इसका आंसर हो जाता है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या होता है, इसको आपको देख लेना है। टेम्परिंग में टफनेस को बढ़ाया जाता है और ब्रिटलेटनेस को कम किया जाता है, ओके। टेम्परिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है जो हार्डनिंग के
बाद किया जाता है। हार्डनिंग होता है, उसके बाद इसको किया जाता है, इसमें मेटल को रीहीटिंग करके उसकी ब्रिटलनेस कम की जाती है और टफनेस को बढ़ाई जाती है। इससे मेटल में स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी का बैलेंस प्राप्त होता है। यह प्रोसेस टूल्स मशीन पार्ट की लाइफ बढ़ाने के लिए, उन्हें अधिक रिलायबल बनाने के लिए ज़रूरी होता है। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू। यही क्वेश्चन था आपका 20 क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन जो जब चल रहा है उसमें नेक्स्ट फिर हम लाएंगे। इसको आप लोग आशा करते हैं कि यह अच्छी तरह से समझ में आया होगा और यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो। ओके, थैंक यू, बाय।